ये जो संस्था है ये नेशनल लेवल की एक संस्था है जिसके सेक्रेटरी नदीम खान जो नेशनल सेक्रेटरी है, इनको 29 और 30 तारीख नवंबर को पुलिस ने जो उनके घर पे, उनके ऑफिस पे, और फिर बाद में वो वहाँ नहीं मिले तो बेंगलोर में जाके जिस तरह से बगैर किसी पेपर के, बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी नोटिस के अरेस्ट करने की कोशिश की और असंवैधानिक जो कार्रवाई वो करने को गए, उसका निषेध करते हुए कि पुलिस यंत्रणा वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमल बजावनी के लिए उसको नियुक्त किया गया है, और ऐसी संस्था अगर असंवैधानिक पद्धति से कार्रवाई करेंगी तो जाहिर है कि इस देश में और इस राज्य में किस तरह से अराजकता फैलेगी और लोगों के साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म होगा। तो हम जी नदीम खान की तरह और भी लोग हैं देश में। जी नदीम खान की तरह और भी कई ऐसे लोग हैं, तो हम यही चाहते थे कि इसको एक मिसाल बना के कि किसी की भी साथ चाहे कोई भी हो, जैसा आज आपने देखा कि बनारस में सर्व सेवा संघ के जो लोग हैं वो जिनको आज अरेस्ट किया गया, हालांकि वो बहुत ही शांतिपूर्वक 87 दिन से वहाँ पर अपना सत्याग्रह में बैठे थे, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट दिया है, तो उसका भी हम निषेध करते हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसीलिए रखी गई कि इस तरह से कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी संगठन से हो, अगर वो संवैधानिक पद्धति से ये देश में काम कर रहा है, अगर वो मजलूमों के साथ, जो न्याय से पीड़ित लोगों के साथ उनको न्याय मिलाने के लिए काम कर रहा है, वो बुलडोज़र कल्चर को रोक लगाने का काम कर रहा है, जो कम्युनल चीज़ों पर रोक लगाने के लिए संविधान के हिसाब से काम कर रहा है, तो ऐसी संस्था का या और कोई भी अगर संस्था ना हो, कोई अकेला आदमी भी कोई इस तरह के काम कर रहा है तो हम उसका साथ देंगे। उसकी जो भी असंवैधानिक तरीके से उसके साथ जो व्यवहार किया जाएगा उसको हम कंडेम करेंगे और उसको न्याय मिलाने के लिए उसके साथ हम हमेशा साथ में रहेंगे। उमर खालिद और शाहरुख पठान के बारे में क्या कहेंगे? देखो, कुछ चीज़ें ऐसी है कि जहाँ आके हमको दीवार से नज़र आती है। उमर खालिद और जो आपने नाम लिया, उनके लिए सारी कोशिशें सुप्रीम कोर्ट तक की गई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कहा कि हम सबको जो हमारा अधिकार है, किसी भी इंसान का अधिकार है कि उसको बेल दिया जाए, लेकिन वो लोग भी उसमें नाकाम रहे या वो लोग भी क्यों ना दे पाए, इसलिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है उसके ताल्लुक से, क्योंकि न्यायपालिका में इशू है, हम उसके ताल्लुक से बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते। उनकी के साथ खड़े हैं, उनकी ये अन्यायी रवैये के खिलाफ की आवाज उठाने के लिए भी ये किया गया है। गवर्नमेंट को कम्युनल होने के लिए क्या क्या कारण समझ में है कि हमको कम्युनल होना पड़ेगा? क्योंकि इस सरकार ने कम्युनल होकर उसका जो नफा उनको राजनीति और सत्ता हड़पने के लिए मिलता है वो देखा है, और इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा कम्युनल पोलराइजेशन को अपना कर्तव्य समझने लगी है। गवर्नमेंट मुस्लिम समुदाय को लेकर टारगेट कर रही है और उसके संस्थानों को सब कहीं ना कहीं बुलडोजर कभी कोई जांच लगा रही है, इसके बारे में क्या कहें? ये भले से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ का प्रोग्राम वो कर रहे हो, लेकिन उसमें से वो सारे जो माइनॉरिटीज हैं उनको एक सिग्नल भेज रही है कि आप भी लाइन में रहिए वरना आपका नंबर भी आएगा। जैसा कि आपने कहा था कि एटीएम का मुद्दा लेकर, तो एटीएम तो विपक्ष यानी कांग्रेस लेकर आई थी, तो कांग्रेस बोलने में नाकामयाब रही, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, कौन लाया था, क्या हुआ था, कौन, उसका महत्व नहीं है, कौन उसका गैर कानूनी उपयोग कर रहा है, कौन उससे हमारी लोकतंत्र की प्रक्रिया को करप्ट कर रहा है, उसका ज्यादा मायने रखता है। और जब जब हमें ये पता चलता है कि भाई उसमें कुछ गड़बड़ी धांधली की गई है, तो ये हमारा फर्ज बन जाता है कि हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आरएसएस को भी 100 साल हो गए, उससे पहले भी कई मुस्लिम संगठन बने हिंदुस्तान में, जमीयत उलेमा हिंद बनी है, कुछ और भी बने, लेकिन जिस तरीके से आरएसएस आज कामयाब हुआ है, जो दूसरी मुस्लिम तंजीमें हैं वो क्यों कामयाब नहीं हुई? मुसलमानों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है, सीधा सा सवाल है। देखिए, क्यों कोई कामयाब नहीं हुआ और क्यों कोई कामयाब हुआ है, वो बात पे बातें करने का कोई फायदा नहीं है। आरएसएस आज हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है,
और उसके खिलाफ लड़ना, हम जो लोग संविधान को मानते हैं और संविधान में सुरक्षित जो सारी अधिकार है उसके लिए लड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक टारगेट है, एक दुश्मन है और वो आरएसएस है। और उस आरएसएस के खिलाफ लड़ना ये हमारा कर्तव्य है। क्यों मुस्लिम संगठन कामयाब नहीं हुए, क्यों हिंदू का संगठन कामयाब हुए, वो जो एकेडमिक्स होते हैं वो रिसर्च करके उसका पेपर निकालेंगे। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम मेरे सवाल ये है कि एक संगठन कितना कामयाब हो जाता है। आज वो अभी आपने यहाँ पे ईवीएम का भी जिक्र हुआ, अदालतों का भी जिक्र हुआ, मीडिया का भी जिक्र हुआ, वो हर जगह पर काबिज है, हर जगह पर उनके लोग, क्योंकि उनके पास पैसा है। आज उनके पास बेशुमार दौलत है। कल आजाद मैदान पे जो आपने देखा, बम्बई की कितनी दौलत वाले वहां बैठे थे। क्यों बैठे थे? क्योंकि उन सब का पैसा हमारी चुनावी प्रक्रिया को भ्रष्ट करने में इस्तेमाल होता है। तो पैसा है, मसल पावर है, इसलिए वो कामयाब हो रहे हैं। लेकिन हमारे पास हमारी आस्था है और हमेशा इतिहास में ये साबित हुआ है कि कितनी भी आस्था कमजोर क्यों न लगे, आखिर में वही हावी हो। सेकुलरिज्म के लिए सबसे कठिन वक्त है, सबसे मुश्किल, सबसे मुश्किल वक्त हो, फिर भी वो वक्त उसी का होता है। ये सिर्फ अपने देश में नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। सांप्रदायिक ताकतें और इस तरह का एक संकुचित राष्ट्रवाद की बात जिस जिस देश में उठ रही है, उसका साथ दे रहा है कॉर्पोरेट पूंजीवाद। तो ये कॉर्पोरेट पूंजी और इस तरह की सांप्रदायिक ताकतें, उनका गठबंधन पूरी दुनिया पे अब राज कर रहा है। तो उसके खिलाफ लड़ना होगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया को जो बाजार बनाना चाहती है ये ताकतें, और हमको बाजार की सिर्फ कठपुतलियां बनाना चाहते हैं, उसके खिलाफ हमको लड़ना होगा। तो ये बड़ा जाल है, ये समझना होगा। सर, मेरा आपसे सवाल है विधानसभा चुनाव को लेके, जिस तरह महाराष्ट्र में ईवीएम का घोटाला किया गया है, तो आप लोग किस तरह की प्रतिक्रिया से आगे बढ़ोगे और इस चीज को समाज के सामने लाओगे? क्योंकि हर चीज का एक पुरावा होता है और अपने पास वो पुरावे नहीं है, तो आप किस तरह के पुरावे हमें दोगे ताकि हम न्यूज चला सकें? नहीं, एक बात तो ये है कि सिर्फ ईवीएम की हेराफेरी की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि ये अलग अलग तरह के मैनिपुलेशंस उसमें हुए, बहुत सारी गड़बड़ियां उन्होंने की है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही पारदर्शी प्रक्रिया नहीं, तो उन सबके खिलाफ लड़ना होगा। सिर्फ हम ईवीएम को फोकस करके लड़ेंगे तो वो एक ही सीमित दायरे की लड़ाई होगी। हमको लड़ाई इस बात पर करनी चाहिए कि हमारा देश जनतांत्रिक है, यहाँ पे आम जो जनता है, यहाँ की जो आवाम है, उसको सबसे ज्यादा अधिकार है, और उसको फंसा कर उसके साथ हेरा फेरी करके आप चुनाव जीतते हो, ये जनतंत्र के खिलाफ। तो इन सबके खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए। लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, अलग अलग गांव के लोग भी अपने अपने तरीके से उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? नहीं, हम इस चीज को रोका जाएगा? नहीं, हम अलग अलग जो ये प्रक्रियाएं चल रही है उन सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश करें। हम लोग सबको इकट्ठा करके जो सारी शक्तियां, नागरिक सोसाइटी के एक्टिविस्ट लोग अभी बात उठा रहे हैं, जिनको ये चिंता है कि चुनावी प्रक्रिया में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उनको सबको साथ लाएंगे और फिर एक यूनाइटेड स्ट्रेटेजी बनाएंगे और लड़ेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आज यहाँ मोर्चा ले गए, कल ईवीएम पे लिया, कल परसों कहीं और लिया। इसके लिए एक संघर्ष करना होगा, और जब संघर्ष करना होता है तो पहले रणनीति बनानी चाहिए। वो रणनीति हम बैठ के बनाएंगे आने वाले। मेरा दूसरा सवाल है, जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कटेंगे तो